दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं वो IMDb की लिस्ट में काफी ऊपर आती है। इस कहानी के विजुअल इफेक्ट्स, दमदार एक्टिंग और शानदार कॉन्सेप्ट इसको बाकियों से सबसे अलग बनाता है। आज की ये मूवी सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि समाज के उस सच्चाई को दिखाने के लिए है जो हमारे देश में आए दिन होती रहती है। और ये मूवी उन मुद्दों पर चीख चीख कर बात करती है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर हमने अपने चैनल पर 2 और मूवीज को पहले ही एक्सप्लेन किया है, जिसमें से एक है पेरियेरुम पेरुमल और दूसरी है कर्णन। आप इस मूवी के बाद उन दोनों को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जब इतनी तारीफ हो ही गई है तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है जय भीम और इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। तो कहानी की शुरुआत में हम साल 1995 का सीन देखते हैं, जहां तमिलनाडु की एक जेल में कुछ कैदियों की रिहाई होने वाली होती है और उनका पूरा परिवार बाहर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा होता है। अब इसी बीच एक पुलिस वाला जेल से निकल रहे सभी कैदियों से एक एक करके उनकी कास्ट पूछता है। इसके बाद जहां एक तरफ अपर कास्ट वालों को रिहा कर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर लोअर कास्ट वालों को किसी न किसी पुराने अनसॉल्व केस में कल्प्रिट बनाकर वापस जेल में डाल दिया जाता है, ताकि इन पुलिस वालों को भी अनसॉल्व केसेस सॉल्व करने के लिए प्रमोशन मिल सके और इस तरह वो लोअर कास्ट के लोग जेल से छूटकर वापस जेल में चले जाते हैं। उनका पूरा परिवार चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ लोअर कास्ट के लोगों को देखते हैं जो सभी गांव से बाहर अलग होकर एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। इन्हीं के बीच हम राज कन्नू और उसकी पत्नी संगिनी को देखते हैं, जो गांव वालों के खेतों में चूहे पकड़ने का काम करते हैं और इसी से अपना घर चलाते हैं। राज कन्नू और संगिनी की एक छोटी बेटी भी होती है और ये तीनों अपनी मिट्टी के कच्चे मकान में रहते हैं, जो थोड़ी सी बारिश होने पर भी टूट जाया करता है। इसीलिए राज कन्नू का बस एक ही सपना होता है कि उसका भी एक पक्का मकान हो, जिसके लिए राज कन्नू और संगिनी दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं। अब एक दिन उस गांव के बड़े जमींदार के घर में एक सांप घुस जाता है। इसमें जमींदार के आदमी राज कन्नू को इसकी खबर देते हैं कि हमारे जमींदार साहब के घर में सांप घुस गया है, इसलिए तुम जल्दी चलो। यहाँ संगिनी राज कन्नू को सांप से लड़ने के लिए एक जड़ी बूटी जैसी चीज देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब भी राज कन्नू सांप पकड़ने गांव जाता है तो वो उस जड़ी बूटी को अपने पास ही रखता है। अब राज कन्नू उस जमींदार के घर आकर सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है और इस बीच उसे जमींदार की वाइफ की सोने की बाली नजर आ जाती है। वो तुरंत उस बाली को ईमानदारी से उन्हें वापस कर देता है और वापस सांप को ढूंढने में लग जाता है और कुछ देर में आखिरकार वो सांप को पकड़ ही लेता है। अब जब गांव का जमींदार उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है तो राज कन्नू पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि साहब, यह तो मेरा फर्ज था। उधर कस्बे में हर रात मैत्रा नाम की एक टीचर बच्चों को पढ़ाती है, जहां बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी पढ़ने आते हैं। इधर संगिनी अपने कस्बे के छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में बताती है, साथ ही अलग अलग जहर के एंटीडोट बनाना सिखाती है, जिससे ये पता चलता है कि संगिनी को इन सब की काफी अच्छी नॉलेज है। अब देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, जहां संगिनी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सुनते ही राज कन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए अब वो सोचता है कि अगर मैं यहीं पर रहकर सांप और चूहे पकड़ता रह गया तो अपने परिवार को पाल नहीं पाऊंगा और ऊपर से मुझे मरने से पहले अपनी संगिनी को एक पक्का मकान भी तो देना है और इन सब चीजों के लिए पैसा लगेगा। यह सब सोचकर राज कन्नू संगिनी अपनी बेटी और होने वाले बच्चे को अलविदा कहकर दूसरे गांव मजदूरी करने चला जाता है, जहां वो ईंट के भट्टे में काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मैत्रा कुछ हायर ऑफिसर से ये डिमांड करती है कि इन आदिवासी लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिले। इस पर उस गांव का सरपंच कहता है कि इन लोगों का ना तो राशन कार्ड है और ना ही आधार कार्ड, और तो और इन लोगों का कोई अपना ठिकाना भी नहीं है। ये लोग आज कहीं रह रहे हैं और कल कहीं और रहेंगे, ऐसे में इन्हें वोट देने का अधिकार कैसे दे दें। और वैसे भी इलेक्शन के टाइम सारे पॉलिटिशियंस घर घर जाकर हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगते हैं। अगर हम इन्हें भी वोट देने का हक दे दें तो क्या बड़े पॉलिटिशियंस इन छोटे लोगों के आगे भी हाथ जोड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस तरह वो सारे ऑफिसर्स और गांव का सरपंच इन लोगों को वोट देने का हक भी नहीं देते। तभी एक दिन उस जमींदार के घर से कुछ गहने और सोना चोरी हो जाता है। अब क्योंकि जमींदार एक पावरफुल आदमी था, इसलिए पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और वहां की तहकीकात करने लगती है। इस पर एसआई गुरुमूर्ति उस जमींदार से पूछता है कि क्या आपको किसी पर शक है? इस पर जमींदार की वाइफ गुरुमूर्ति से कहती है कि हाँ, मुझे राज कन्नू पर शक है, क्योंकि वही कुछ दिन पहले सांप पकड़ने घर आया था। इधर फॉरेंसिक टीम को उस कमरे में राज कन्नू के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं,
गुरुमूर्ति अपने हिसाब से इस केस की और भी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद भी जब चोर नहीं मिलता तो इस पर वो जमींदार गुरुमूर्ति पर प्रेशर डालते हुए उसे धमकाने लगता है कि अगर उसका सोना नहीं मिला तो वो हायर ऑफिसर तक जाएगा। इसके बाद गुरुमूर्ति प्रेशर में आकर सही तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट ना करके डायरेक्टली आधी रात को राजकन्नू के घर घुसकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन राजकन्नू तो वहाँ था ही नहीं। इस पर वो गुस्से में बड़ी बेरहमी से प्रेग्नेंट संगिनी को खींचते हुए गाड़ी के पास लेकर आता है और बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस या लेडी कांस्टेबल के उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है। इसके बाद सीन क्रिमिनल लॉयर चंद्रा पर शिफ्ट होता है। अगर चंद्रा की बात की जाए तो वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के साथ साथ गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी लड़ता रहता है, जिसके चलते चाहे किसी तरह का धरना देना हो या उन लोगों का फ्री में केस लड़ना हो, चंद्रा वो सब कुछ करता है ताकि वो लोअर कास्ट और गरीब लोगों को उनका हक और न्याय दिला पाए। चंद्रा के हिसाब से अगर पुलिस वाले अपना काम सही से करें तो पिछड़े वर्ग के लोगों को इतनी परेशानी ना हो, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले अभी भी अपर क्लास और लोअर क्लास जैसी चीजों को मानते हैं। इसलिए चंद्रा कई बार पुलिस वालों के खिलाफ भी धरना देता रहता है। इसी बीच हम आईजी पेरुमल स्वामी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। अब कुछ दिन पहले डीजीपी ने मीडिया में कहा था कि जो कोई पुलिस वाला पुराने पेंडिंग केसेस को सॉल्व करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस वालों ने कई सारे बेगुनाहों को उन पेंडिंग केसेस का कल्प्रिट बना दिया था ताकि उनको भी प्रमोशन मिल सके। अब ऐसा ही एक केस चंद्रा के पास आता है, जहां चंद्रा प्रॉपर सबूत के साथ जज के सामने अपनी बात रखता है। इसमें पुलिस वालों की गलती मानते हुए कोर्ट एक नए कमीशन का गठन करती है, जो फिर से उन सभी पेंडिंग केसेस को री इन्वेस्टिगेट करेगा और बेगुनाहों को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि चंद्रा ज्यादातर पुलिस वालों के गलत कामों के खिलाफ ही लड़ता रहता था। इसलिए एक दिन आईजी पेरुमल उससे कहता है कि जिस तरह तुम न्याय के लिए लड़ रहे हो, इसी तरह हम पुलिस वाले भी न्याय के लिए लड़ते हैं। सभी पुलिस वाले बुरे नहीं होते। खैर, आगे हम देखते हैं, जहाँ एक दिन कुछ लोग चंद्रा को सम्मानित करने के लिए उसके घर पर आते हैं और उसे माला पहनाने लगते हैं, क्योंकि चंद्रा ने इनकी भी मदद की थी। लेकिन चंद्रा यहाँ माला पहनने से मना कर देता है और एक बोर्ड की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा था कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, इसलिए यहाँ माला की भी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि चंद्रा बिना किसी लालच के सच्चे मन से उन लोगों के लिए लड़ रहा था। अब एक दिन जब चंद्रा किसी धरने पर होता है, तभी चंद्रा से मिलने संगनी और मैत्रा आती हैं। चंद्रा धरना खत्म करने के बाद उन दोनों को अपने साथ घर ले जाता है और टेप रिकॉर्डर ऑन करके कहता है कि संगनी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सब सच सच बताना, मुझसे कुछ मत छुपाना। अब संगिनी यहाँ अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी चंद्रा को सुनाने लगती है। असल में उस रात गुरुमूर्ति ने संगिनी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था और उसके साथ साथ दूसरे गांव जाकर राजकन्नू के भाई इरुट्टा को भी अरेस्ट करने चला गया था। दरअसल इरुट्टा एक राइस मिल में काम करता है, इसलिए जब पुलिस वाले इरुट्टा को मारपीट करके जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेने जाने लगते हैं तो उस राइस मिल का ओनर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो गुरुमूर्ति यहाँ कहता है कि उसका भाई राजकन्नू सोने की चोरी करके भाग चुका है और इसे जरूर पता होगा कि इसका भाई कहाँ है, इसलिए इसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अब पुलिस स्टेशन लाने के बाद गुरुमूर्ति संगिनी, इरुट्टा और उसके एक और रिश्तेदार को खूब मारता पीटता है। ये लोग बार बार कहते हैं कि राजकन्नू ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुनते और तीनों को खूब टॉर्चर करते हैं। अब अगले दिन पुलिस वाले राजकन्नू की बहन के घर जाते हैं और उसकी बहन और उसके जीजा मोसा कुट्टी को भी खींच के पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उनको भी जेल में खूब टॉर्चर करते हैं। इधर इन सब बातों से बेखबर राजकन्नू अपनी बीबी संगनी और बेटी से मिलने के लिए गाँव आता है। तभी बीच रास्ते में जमींदार के आदमी राजकन्नू को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। राजकन्नू यहाँ चीखता चिल्लाता रह जाता है कि कोई मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है, आप लोग मुझे मार क्यों रहे हो। लेकिन ये लोग इसकी एक नहीं सुनते और मार पीट कर उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद गुरुमूर्ति भी राजकन्नू को पुलिस स्टेशन में खूब टॉर्चर करता है और उससे बार बार यही पूछता है कि बता, तूने चोरी का सामान कहाँ छुपाया है। राजकन्नू बार बार यही कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन पुलिस वाले उसकी सुनना ही नहीं चाहते थे। वो बस उसे लगातार मारते ही रहते हैं। इसके बाद उसका मुंह खुलवाने के लिए वो उसके घाव पर मिर्ची भी लगाते हैं। वो उसे इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि वो उसे जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब ये लोग अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो सबक सिखाने के लिए पुलिस वाले राजकन्नू की बहन के कपड़े उतारकर उसे खूब मारते हैं। अगले दिन पुलिस वाले सभी लेडीज को छोड़ देते हैं, लेकिन राजकन्नू की बहन वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और जहर खा लेती है। लेकिन ऐन मौके पर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी जान बच जाती है।
उधर दूसरे दिन संगिनी राजकन्नू और बाकी दोनों के लिए जेल में खाना लेकर जाती है। इन तीनों को इतनी बेदर्दी से पीटा गया था कि ये लोग खाना तक नहीं खा पाते। यहाँ इरुट्टा अपने भाई राजकन्नू से कहता है कि भाई, हम लोग जब तक ये जुर्म कबूल नहीं कर लेते तब तक ये लोग हमें यूं ही मारते रहेंगे। यहाँ राजकन्नू कहता है कि इन चोटों का घाव आज नहीं तो कल भर ही जाएगा, लेकिन एक बार जब चोरी का ठप्पा लग गया तो वो मरते दम तक नहीं हटेगा, इसलिए हमें किसी भी हाल में टूटना नहीं है। इधर एसआई गुरुमूर्ति ये सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में राजकन्नू को फिर से खींचते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। उसी शाम संगिनी गांव के सरपंच के घर जाकर उससे विनती करती है कि आप मेरे पति को बचा लो, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। पर इस पर वो सरपंच कहता है कि तुम लोगों ने जो सोना चुराया है उसी को बेचकर अपने लिए कोई अच्छा वकील कर लो, और वैसे भी मैं सरपंच गांव का हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दिया है, लेकिन तुम लोगों ने कौन सा वोट दिया है, तुम लोगों का तो वोटर आईडी भी नहीं है, जाओ यहाँ से अब। संगिनी मायूस होकर घर लौट आती है और दुखी मन से बस यही सोचने लगती है कि कैसे अपने पति को बचाए। तभी फिर से एक पुलिस वाला इसके घर आकर उससे कहता है कि तुम्हारा पति और वो बाकी दोनों मुजरिम जेल से फरार हो गए हैं। अगर मुझे पता लगा कि तुमने उन्हें छुपाया है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन तीनों से कहो कि चुपचाप आकर सरेंडर कर दें। अब ये सब सुनते ही संगिनी के होश उड़ जाते हैं। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसका पति जेल से भाग गया है। वो सोचती है कि जरूर ये सब पुलिस वालों की कोई साजिश होगी। ये सोचकर संगिनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। वो पार्टी वाले पुलिस स्टेशन के बाहर आकर हंगामा करने लगते हैं। उधर संगिनी और पार्टी के लीडर सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं। वो पुलिस ऑफिसर भी यही बात कहता है कि वो तीनों जेल से भाग गए हैं और हमारी टीम उन तीनों को ढूंढने में लगी हुई है। जैसे ही वो मिलते हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इधर बेचारी संगिनी हर जगह अपने पति को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, और इस तरह से संगिनी अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें चंद्रा को बता देती है। उधर मित्रा पुलिस का स्टेटमेंट चंद्रा को देती है, जिसमें लिखा होता है कि 6 अप्रैल 1996 को पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस वाले सो रहे थे और कुछ अपने घर गए थे, तो मौके का फायदा उठाते हुए वो तीनों वहां से आधी रात को फरार हो गए। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि ये तीनों जेल से गायब हैं, तो पुलिस तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, जहां उन्हें पता चलता है कि जेल से भागने के बाद वो तीनों एक डॉक्टर के पास गए और अपने घाव का इलाज करवाया। फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई लेने के लिए एक केमिस्ट की शॉप पर गए और कुछ दवाइयाँ भी ली, और उसके बाद चाय पीने के लिए एक टी शॉप पर गए और वहां से सीधा सुनार के पास जाकर चोरी का सारा सामान बेचकर वहां से पैसे लेकर तीनों फरार हो गए, और काफी ढूंढने पर भी उनका कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस रिपोर्ट की ये सब डिटेल्स पढ़कर चंद्रा सोचने लगता है कि कैसे इस केस को डील किया जाए, क्योंकि सारे सबूत और गवाह राजकन्नू और बाकी दोनों के खिलाफ थे। अब कुछ समझ न आने पर चंद्रा रात भर लॉ की अलग अलग किताबें पढ़ता रहता है ताकि उसे कोई रास्ता मिल सके। अब अगले दिन वो संगिनी और मित्रा को बुलाकर कहता है कि हम इस केस को हेवियस कॉर्पस के अंदर डालेंगे, जिसके तहत जैसे तैसे पुलिस वालों को उन तीनों को ढूंढकर कोर्ट में पेश करना होगा। अब चंद्रा और संगिनी मिलकर कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हैं। ये पिटीशन सुनते ही गवर्नमेंट लॉयर जजेस से कहता है कि सर, ये तीनों चोर खुद ही जेल से फरार हुए हैं, इसलिए ऐसे में हेवियस कॉर्पस के इस पिटीशन को एक्सेप्ट करने से कोर्ट का सिर्फ टाइम ही बर्बाद होगा। ये सब चंद्रा का सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है ताकि सिंपैथी हासिल की जा सके, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस पिटीशन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन चंद्रा यहाँ कोर्ट के सामने ऐसी जरूरी बातें रखता है जिससे कोर्ट को ये पिटीशन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब कुछ दिनों बाद इस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, जहां कोर्ट के पहले दिन चंद्रा जजेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस केस से जुड़े गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है, लेकिन हेवियस कॉर्पस के अंडर विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना अलाउड नहीं होता। इसलिए पहले तो जजेस क्रॉस एग्जामिन के लिए राजी नहीं होते, लेकिन जैसे ही चंद्रा केरला के एक दूसरे केस का रेफरेंस देता है, तब जाकर जजेस इस केस को एक स्पेशल केस के समान मानकर उसे क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद चंद्रा एक एक करके सभी गवाहों को कटघरे में बुलाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। यहाँ आखिर में चंद्रा कहता है कि सर, ये सारे गवाह फेक हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ गया था और मैंने डिटेल में एक एक चीज की तहकीकात की। पुलिस की रिपोर्ट और इन गवाहों के अनुसार वो तीनों पुलिस स्टेशन से पहले इस डॉक्टर के क्लिनिक पर गए, वहाँ अपने जख्मों का इलाज करवाया और फिर दवाई लेने केमिस्ट की शॉप पर गए। लेकिन ये सब सच नहीं है, क्योंकि वो क्लिनिक पुलिस स्टेशन से 3 किलोमीटर राइट साइड में पड़ता है और वो केमिस्ट शॉप पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर लेफ्ट में। मतलब कोई बेवकूफ ही होगा जो पुलिस स्टेशन से भागकर क्लिनिक जाएगा
और फिर दोबारा पुलिस स्टेशन के सामने से होते हुए लेफ्ट साइड में केमिस्ट शॉप पर जाएगा। इसलिए इस रिपोर्ट में कोई लॉजिक नहीं है और इससे ये बात साबित होती है कि ये सारे गवाह भी पूरी तरह से फर्जी हैं और ये पुलिस रिपोर्ट भी फर्जी है। इसके बाद सारे विटनेस कोर्ट में सच बोल देते हैं कि एसआई गुरुमूर्ति ने इन लोगों को ऐसा कहने के लिए और झूठी गवाही देने के लिए कहा था। अब जजेस अपने फैसले में उन सभी झूठे गवाहों को जेल की सजा देती है और साथ में एसआई गुरुमूर्ति और उसकी टीम पर इंक्वायरी बिठा देती है। अब कोर्ट इस केस को लेकर अगली हियरिंग डेट देती है। इधर एसआई गुरुमूर्ति शहर के सबसे बड़े गवर्नमेंट लॉयर राजमोहन से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि अगर हम लोग ये केस हार गए तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होगा और साथ में गवर्नमेंट का भी, क्योंकि गवर्नमेंट लॉयर ही हमारा केस लड़ रही है। इस पर लॉयर राममोहन अब खुद ही इस केस को लड़ने का फैसला करता है। उधर दूसरी तरफ पुलिस वाले गांव के सरपंच पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो संगिनी को किसी भी तरह से समझाए जिससे वो केस वापस ले ले। इस पर सरपंच संगिनी को अपने घर बुलाकर उससे कहता है कि तुम्हारे इस केस से गांव की बड़ी बदनामी हो रही है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये केस वापस ले लो। लेकिन संगिनी यहाँ सरपंच की एक भी नहीं सुनती और अपने फैसले पर अड़ी रहती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस वाले संगिनी से कुछ बात करने के लिए उसे वापस पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, लेकिन संगिनी जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि पहले मेरे लॉयर से बात करो। इस पर वो लोग संगिनी की बेटी को उसकी आंखों के सामने जबरदस्ती उठाकर पुलिस स्टेशन ले आते हैं ताकि संगिनी को अपनी बेटी के लिए मजबूरन पुलिस स्टेशन आना पड़े। और होता भी ऐसा ही है। संगिनी इसके तुरंत बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां एसआई गुरुमूर्ति गुस्से में संगिनी को 2-3 चांटे लगाते हुए उससे वो केस वापस लेने को कहता है, लेकिन संगिनी केस वापस लेने से साफ इनकार कर देती है। दरअसल पुलिस स्टेशन आने से पहले संगिनी ने चंद्रा को कॉल करके सारी बातें बता दी थी और यही सब चंद्रा ने जाकर जज को बता दिया था। ये सुनते ही जज फौरन डीजीपी को कॉल करता है और डीजीपी उसी समय गुरुमूर्ति को कॉल करके उसे खूब फटकार लगाता है और कहता है कि तुम इसी वक्त संगिनी को वापस अपनी जीप से घर छोड़कर आओ, नहीं तो तुम्हारी क्लास मैं लूंगा। वहीं हम संगिनी को देखते हैं जो पुलिस जीप में नहीं बैठती और अपनी बेटी के साथ पैदल घर जाने लगती है। तभी एक पुलिस वाला संगिनी के पीछे पीछे अपनी एक जीप लेकर आता है और रास्ते में उससे लगातार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप इस जीप में बैठ जाइए, लेकिन संगिनी आगे बस पकड़कर अपने घर चली जाती है। अब अगली हियरिंग वाले दिन लॉयर राममोहन अपने एक नए गवाह के तौर पर राइस मिल के ओनर वर्धराजू को कटघरे में बुलाता है। ये वही वर्धराजू है जिसके राइस मिल में राजकन्नू का भाई इरुट्टा काम करता था। अब वर्धराजू यहाँ कहता है कि इन तीनों के जेल से भागने के बाद एक दिन इरुट्टा का मुझे कॉल आया था, जहाँ उसने मुझे कहा था कि सर हम तीनों पुलिस की कैद से भाग आए हैं और अभी हम लोग सेफ हैं, प्लीज आप हमारे घर वालों को ये खबर दे देना। अब राममोहन यहाँ जजेस से कहता है कि सर वो तीनों भागे हुए चोर हैं, ऐसे में हेवियस कॉर्पस का केस नहीं बनता, इसलिए प्लीज आप इस केस को डिसमिस कर दीजिए और वैसे भी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इधर चंद्रा जजेस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ दिन की और मोहलत दी जाए क्योंकि वो और छानबीन करना चाहता था। अब अगले सीन में मैत्रा चंद्रा को बताती है कि मैं काफी टाइम से उनके गांव जाकर उन्हें पढ़ा रही थी, लेकिन उन तीनों में से किसी को गिनतियां तक नहीं आती थी, ऐसे में वो किसी का नंबर कैसे याद रखेंगे। अब ये सब जानने के बाद चंद्रा को एक आइडिया आता है। असल में जिस दिन वर्धराजू को उन तीनों का कॉल आया था वो उस दिन के सारे कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करता है, जहां उसे ये बात पता चलती है कि वर्धराजू को कॉल केरला के एक फोन बूथ से आया था। इस पर आगे की तहकीकात करने के लिए चंद्रा संगिनी और उसकी बेटी को साथ लेकर तमिलनाडु से केरला के उस इलाके में पहुंच जाता है और वहां जाकर उन तीनों को तलाश करने लगता है, लेकिन वो तीनों उन्हें कहीं नहीं मिलते। इसके बाद चंद्रा उस फोन बूथ के मालिक से बातचीत करके अगली कोर्ट हियरिंग से पहले वापस लौट आता है। अब हियरिंग के दौरान इस बार चंद्रा उस फोन बूथ के मालिक को गवाह के तौर पर कटघरे में बुलाता है। यहाँ ये आदमी बताता है कि एक दिन उसके फोन बूथ पर एक साथ 3 आदमी घुस गए थे और जब वो फोन बूथ के पास गया तो उनमें से एक पुलिस वाले ने इसे रोक लिया और कहा कि हम तमिलनाडु पुलिस से हैं और इस केस के सिलसिले में इंक्वायरी कर रहे हैं। इसके बाद वो आदमी कोर्ट में बैठे उन तीनों लोगों की तरफ इशारा करता है जो असल में उस दिन फोन बूथ में मौजूद थे, जहां से उस राइस मिल के ओनर को कॉल किया गया था। अब ये सुनने के बाद चंद्रा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गुरुमूर्ति को कटघरे में बुलाता है और उससे इस चीज के बारे में पूछताछ करने लगता है। अब बार बार पूछने पर गुरुमूर्ति थक हार कर इस बात को कबूल कर लेता है
कि उस दिन इसी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वरदराजू को कॉल किया था। यहाँ चंद्रा जजेस से कहता है कि जज साहब, शुरुआत से ही ये पुलिस वाले इस केस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मौके पर झूठ बोलना, फेक गवाह तैयार करना और तो और मेरी क्लाइंट संगिनी को केस वापस लेने के लिए डराना धमकाना। इसलिए अब मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अब इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। इस पर जजेस चंद्रा को समझाते हैं कि अगर ये केस सीबीआई के हाथ में चला गया तो फैसला आने में और देरी हो सकती है। इसलिए वो चंद्रा से कहते हैं कि आप ही हमें किसी पुलिस ऑफिसर का नाम बताइए, हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन उन पुलिस ऑफिसर से ही करवाएंगे। इस पर चंद्रा जजेस को आईजी पेरुमल स्वामी का नाम दे देता है और जजेस इस बात के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉयर राममोहन को इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं वो ये केस हार ना जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेट के सीएम ने राममोहन का नाम नए एमपी के तौर पर दे रखा था, इसलिए अगर वो ये केस हारता है तो जरूर एमपी की सीट उसके हाथ से चली जाएगी। उधर दूसरी तरफ चंद्रा आईजी पेरुमल से मिलता है और उससे कहता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। और इस तरह चंद्रा आईजी पेरुमल को राजकन्नू और संगिनी के कस्बे में लेकर जाता है और वहाँ के लोगों से मिलवाता है। अब यहाँ के सभी लोग एक एक करके आईजी पेरुमल के सामने अपनी बात रखते हैं कि पुलिस वाले उन लोगों को बिना किसी वजह से जेल में डालकर उन्हें बुरी तरह से मारते पीटते हैं और अगर हम गलती से उन्हें सलाम भी कर लें तो इस पर भी गुस्सा होकर वो हमें बुरी तरह से पीटते हैं। हम लोगों को ये पुलिस वाले हमेशा कल्प्रिट की नजर से ही देखते हैं, हमें सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। अब इन सभी की परेशानी सुनकर आईजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद आईजी पेरुमल अपने हिसाब से इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देता है, जहां वो तहकीकात के लिए पहले वहां के पुलिस स्टेशन जाता है और साथ में उस जमींदार के घर भी जहां सोने की चोरी हुई थी। अब इसी के बीच एक दिन चंद्रा पेरुमल से मिलता है और उससे कहता है कि सर, इतना ढूंढने पर भी वो तीनों अगर हमें नहीं मिले तो इसका साफ मतलब है कि वो बाहर कहीं है ही नहीं। मेरे हिसाब से इन पुलिस वालों ने उन तीनों को कहीं छुपा दिया होगा या हमेशा की तरह किसी झूठे केस में फंसाकर इस स्टेट के किसी जेल में डलवा दिया होगा। इस पर आईजी पेरुमल स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ करने लगता है और वहाँ की केस फाइल्स को भी स्टडी करने लगता है कि हाल ही में पुलिस ने किस किस आदमी को कौन कौन से जुर्म में जेल में डाला है। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पेरुमल और चंद्रा के हाथ एक केस फाइल लगती है। इस केस फाइल के हिसाब से रिसेंटली तमिलनाडु और पौंडीचेरी की बॉर्डर पर एक गुमनाम आदमी की डेड बॉडी मिली थी। अब चंद्रा उस फाइल में रखे उस डेड बॉडी की फोटोज को देखता है और मेत्रा को भी दिखाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राजकन्नू की ही थी, यानी राजकन्नू की मौत हो चुकी थी और पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को लावारिस समझकर जला दिया था। इधर राजकन्नू की मौत की खबर सुनते ही संगिनी पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने अपने पति की यादें दौड़ने लगती हैं। इधर लॉयर राममोहन एसआई गुरुमूर्ति और उसकी टीम को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों ने मुझसे पूरी सच्चाई छुपाई, इसलिए अब इस केस से जुड़ी पूरी सच्चाई मुझे बताओ कि कब कब क्या क्या हुआ था, ताकि मैं सही तरीके से इस केस को लड़कर जीत सकूं। अब एसआई गुरुमूर्ति जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें राममोहन को बताता है और इस केस के साथ साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि उस दिन पुलिस वाले राजकन्नू, उसके भाई इरुट्टा और जीजा मूसा कुट्टी को खूब मारते पीटते हैं और उन्हें हद से ज्यादा टॉर्चर करते हैं, जिसमें राजकन्नू की मौत हो जाती है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और फिर छुपते छुपाते राजकन्नू की लाश को तमिलनाडु और पौंडीचेरी की बॉर्डर पर इस तरह से फेंक देते हैं जिससे ऐसा लगे कि राजकन्नू की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है। इसके बाद पुलिस वाले कुछ झूठे विटनेस तैयार करते हैं, जैसे वो डॉक्टर और केमिस्ट शॉप वाला आदमी। इधर प्रेजेंट में अगले दिन चंद्रा कटघरे में एक कांस्टेबल को बुलाता है और उससे राजकन्नू और बाकी दोनों के भागने वाले दिन का पूरा डिस्क्रिप्शन लेता है, लेकिन उससे डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग की मिसमैच होती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये भी झूठ बोल रहा है। अब चंद्रा कोर्ट से कुछ और वक्त मांगता है ताकि वो कोर्ट के सामने ठोस सबूत ला सके। इधर खुद को हारता हुआ देखकर लॉयर राममोहन चंद्रा से कोर्ट के बाहर मिलकर सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। वो चंद्रा को केस वापस लेने को कहता है। बदले में ये पुलिस वाले संगिनी को बहुत सारा पैसा देने को तैयार थे, लेकिन चंद्रा उनके ऑफर को ठुकरा देता है।
अब लॉयर राममोहन डीजीपी को कॉल करके कहता है कि वो आईजी पेरुमल को कहे कि वो ये केस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट ना करे, जिससे सबूतों की कमी के कारण चंद्रा ये केस हार जाए। लेकिन आईजी पेरुमल स्वामी अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं इस केस को सही तरीके से ही इन्वेस्टिगेट करूंगा और सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगा। इधर चंद्रा इस केस की तहकीकात जारी रखता है, जहां एक सवाल अभी भी बाकी रह रहा था कि राजकन्नू तो मर गया, लेकिन उसके भाई और जीजा का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। अब इस बारे में पता लगाने के लिए चंद्रा पेरुमल स्वामी और मेत्रा के साथ मिलकर स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में जाकर वहां के रिसेंटली अरेस्ट हुए कैदियों को चेक करते हैं और इस तरह काफी पुलिस स्टेशन को चेक करने के बाद फाइनली मेत्रा को एक पुलिस स्टेशन में राजकन्नू का जीजा मिल जाता है और इस तरह उसका भाई इरुट्टा भी मिल जाता है। दरअसल गुरुमूर्ति ने इन दोनों को किसी दूसरे केस में फंसाकर जेल में डाल रखा था। अब अगले दिन चंद्रा इरुट्टा और मोसा कुट्टी को कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाता है, जहां मोसा कुट्टी कोर्ट में वो सब कुछ बताता है जो उस रात पुलिस स्टेशन में हुआ था। असल में पुलिस के टॉर्चर से उस दिन इरुट्टा बेहोश हो गया था, तो वहीं राजकन्नू की भी मौत हो गई थी। जब ये दोनों काफी देर तक होश में नहीं आए तो मोसा कुट्टी फौरन ये बात पुलिस को बताता है। ये सुनकर पुलिस वाले पहले मोसा कुट्टी को उस जेल से निकालकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और इसके बाद ये चेक करने के लिए कि वो दोनों जिंदा हैं या नहीं, उनकी आंखों में लाल मिर्च डालते हैं। अब क्योंकि इरुट्टा तो सिर्फ बेहोश ही हुआ था, इसलिए मिर्ची डालते ही उसकी आंखें जलने लगती हैं और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और होश में आ जाता है। लेकिन राजकन्नू तो मर चुका था, इसलिए वो कोई हरकत नहीं करता। जिसके बाद पुलिस वाले राजकन्नू की लाश को सड़क के किनारे फेंक कर उसे एक्सीडेंट का एंगल दे देते हैं और इन दोनों को भी दूसरे केसेस में फंसाकर स्टेट की अलग अलग जेल में डलवा देते हैं और चारों ओर ये अफवाह फैला देते हैं कि ये तीनों जेल से भाग गए। अब चंद्रा कोर्ट में उस डॉक्टर को बुलाता है जिसने राजकन्नू की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। यहाँ डॉक्टर कहता है कि उसके चेस्ट पर बार बार किसी भारी चीज से मारा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ हम ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कि ये काम पुलिस वालों का ही है, लेकिन हाँ, उसकी आंखों में हमें लाल मिर्च का पाउडर मिला जो उसकी मौत के बाद उसकी आंखों में डाला गया था। अब चंद्रा फाइनली आईजी पेरुमल को कटघरे में बुलाता है। यहाँ पेरुमल अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट के सामने रखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन जमींदार के घर से दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, एक राजकन्नू के जो उस दिन सांप पकड़ने वहाँ गया था और दूसरा फिंगरप्रिंट उस चोर का था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एसआई गुरुमूर्ति को पहले ही उस चोर के बारे में पता चल गया था, लेकिन गुरुमूर्ति ने उस चोर से रिश्वत लेकर उसे इस मैटर से बचाकर निर्दोष राजकन्नू को इसमें फंसा दिया था। और तो और जिस रोड पर राजकन्नू की डेड बॉडी मिली थी वहाँ एसआई गुरुमूर्ति और उसकी टीम के जूतों के निशान के साथ साथ पुलिस वैन के टायर के निशान भी वहाँ पाए गए हैं। इस तरह से आईजी पेरुमल गुरुमूर्ति और उसकी टीम के खिलाफ कोर्ट में सारे सबूत पेश करता है। अब कोर्ट अपने फैसले में गुरुमूर्ति और बाकी पुलिस वालों को जेल की सजा सुनाते हुए हर्जाने के तौर पर संगिनी को कुछ पैसे देने को कहती है। साथ ही साथ कोर्ट संगिनी के लिए उसी गांव में थोड़ी सी जमीन पर पक्का मकान बनवाने का ऑर्डर भी देती है। इसके अलावा लॉयर चंद्रा और आईजी पेरुमल स्वामी का उनकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए सराहना भी करती है, क्योंकि इन दोनों ने कानून के रखवालों से लड़कर संगिनी को न्याय दिलवाया। अब मूवी के आखिर में हम चंद्रा को देखते हैं जो संगिनी के घर जाकर रिबन काटता है और इस कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि ऐसी घटनाओं के बाद सन 1996 में आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए कई नए कानून लाए गए थे और इसी के साथ आज की इस कहानी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।